नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है आपके फेवरेट शो यानी कि रणक्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अभी रिमांड पर थे, अब उन्हें 15 अप्रैल तक जेल में रहना पड़ेगा। न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 3 पुस्तकों की मांग भी की है। इन किताबों में आपको उनके नाम बता देते हैं। रामायण शामिल है, भगवद गीता शामिल है और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की लिखी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स शामिल है। केजरीवाल ने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने मांग की है कि उन्हें जेल में ये पुस्तकें ले जाने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल में जरूरी दवाओं की भी मांग की है। वो शुगर के पेशेंट हैं। इसी बीच ईडी ने आज कोर्ट में कुछ अहम खुलासे किए जिनके बाद सीएम केजरीवाल पर ही नहीं उनकी पार्टी पर भी अब ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। ईडी ने अपने बयान में कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कह दिया है कि शराब घोटाले में अहम नाम उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता है, यानी विजय नायर की बात की जा रही है। इस बयान के बाद से आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? सवाल यह उठता है कि अगर इन 2 अहम मंत्रियों पर एक्शन लिया जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो आम आदमी पार्टी की बागडोर संभालेगा तो कौन संभालेगा? क्योंकि पार्टी के बड़े चेहरे पहले से ही जेल में हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे। एक्सपर्ट्स भी आएंगे पैनल पर, स्टूडियो से भी जुड़ेंगे और वर्चुअली भी कनेक्ट होंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। दिल्ली की शराब आबकारी नीति केस में सोमवार को पीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वे जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। ईडी ने जब विजय नायर के बारे में सवाल किया तो केजरीवाल ने कहा कि नायर मुझे नहीं आतिशी को रिपोर्ट करता था। दरअसल ईडी ने आरोप लगाया है कि 100 करोड़ की शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल ही मुखिया है और सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ईडी के केस के अनुसार शराब नीति लागू करना उस साजिश का हिस्सा था जिसके जरिए कुछ प्राइवेट कंपनियों को पूरे प्रॉफिट का 12% हिस्सा दिया गया। इस व्यवस्था का जिक्र ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में नहीं किया गया। ईडी ने दावा किया कि इस पूरी साजिश को विजय नायर और कुछ और लोगों ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर अंजाम दिया। इसके जरिए होलसेलर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट दिया गया। ईडी ने कहा कि विजय नायर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए कार्य करता था। साथ ही ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे हमें गुमराह कर रहे हैं। तो वहीं केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट में कहा अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाए, गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। अब केजरीवाल की हिरासत के बाद तलवार आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर लटकती नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी की कमान कौन संभालेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, आपने पूरे मामले को समझ लिया और अरविंद केजरीवाल अब जो है वो जेल में है। जेल में आप इस तरीके से कह सकते हैं कि न्यायिक हिरासत में है। उनको जो उनकी कस्टडी मांगी थी, उनका रिमांड का समय आज वो पूरा हो गया था। उसके बाद पुनः ईडी के द्वारा ये कहा गया था कि कई सवालों के जवाब उनके द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं और सहयोग नहीं किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा भी। तमाम आरोप हैं, संगीन आरोप हैं करप्शन के। लेकिन आखिर कब तक? क्या ये सब कुछ जो चलता है ऐसे ही चलता रहेगा? क्या जेल से सरकार चलाने में वो कामयाब हो रह पाएंगे?
जाएंगे। और ऐसा पहली बार होगा, अगर किसी भी उदाहरण आपको ऐसे कम ही मिले होंगे जहां पर सब कुछ जेल से करने की बात है और जो मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। और उनकी भी दलील ठीक है कि भाई हम क्यों इस्तीफा दें और जब तक आरोप साबित नहीं होता। लेकिन क्या कब तक चलाया जाएगा इसको? क्या सीएम ये बने रहेंगे? अगर कुछ और समय चला जाता है, ज्यादा समय चला जाता है, ये वो सवाल है जिनका जवाब जो है वो दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता जानना चाहती है। मैं चाहूंगा हमारे तमाम पैनलिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएं। मेरे साथ इस वक्त जो तमाम लोग शामिल हैं मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, प्रवक्ता भाजपा के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहां पर आए। आशीष मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, आप यहां पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, आपका धन्यवाद। और अनिल गर्ग साहब हैं हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और हमारे साथ एक साथ यहाँ स्टूडियो में भी रजनी कोचर जी हैं, अनजान आदमी पार्टी की ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्टी के तौर पर इसका रिप्रेजेंटेशन इसका किया जाएगा, उनकी भी राय हम यहाँ पर लेंगे। लेकिन पूरा मामला अब इतना पेचीदा होता जा रहा है और आम आदमी पार्टी की लगातार जो मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, और अब सौरभ भारद्वाज का नाम यहां पर, क्योंकि ईडी के द्वारा कह दिया गया, सौरभ भारद्वाज का नाम ले लेना और आतिशी जी का नाम यहां पर ले लेना। अमित जी, क्योंकि मामला आपकी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का है, शुरुआत मैं चाहूंगा आप ही किससे किया जाए कि भाई आखिर अब इनका भी नाम आ गया है, अब क्या ऐसा करना ठीक था? अगर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि भाई मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे विजय नायर, इनको करते थे, अब तो बेचारे ये भी अब मतलब क्या क्या कह सकते हैं इसमें, कानून के संदेह में आ गए, संदेहास्पद इनका पूरा जो है, इनको भी कटघरे में ले लिया जाएगा, इन पर भी कार्रवाई अगर हो गई इस बयान के बाद, तो आप क्या कहेंगे भाई गलती किसकी हो गई? अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक गलत बात कह दी गई ना कि भाई मुझे रिपोर्ट नहीं करते, इनको करता है, अब ये फंस गए। आपका ऑडियो मुख्यमंत्री को जी जी बोलिए 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 हाँ बोलिए बोलिए। इसमें दो बात है, एक तो मुख्यमंत्री जी को सारे ही काम अपने हाथ से करने होते तो पैनल क्यों बनता, मंत्रालय क्यों बनती? और जिसकी जो पैनल अपने पैनल के हिसाब से सारे लोग काम करते हैं, सारे लोग अपने अपने डिपार्टमेंट को अपने हिसाब से चलाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी सारी मीटिंगें ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अरविंद जी से ये पूछा गया कि भाई विजय नायर के बारे में कि ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज का, तो उन्होंने साफ सी उन्होंने पहले भी कहा था कि हमें जांच की सहयोग करने में कोई भी मदद करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा। और उन्होंने वही कहा कि अब भाई ठीक है, अगर इनका नाम आता है तो आप इनसे इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अमित जी, पर वो नाम ले दिया, वो ये भी खबर आ रही है कि भाई सौरभ भारद्वाज वहां पर सुनीता केजरीवाल जी भी थी, उनका मुंह देखने लगे, ये अनएक्सपेक्टेड था क्या, या फिर सब कुछ ये पता था? मतलब आतिशी जी को ये पता था, सौरभ भारद्वाज जी को ये पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, कि हमारे नाम भी लिए जा सकते हैं? अगर क्योंकि वो कह रहे हैं कि बाकी जांच में अमित जी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा, ईडी ये भी तो आरोप लगाता है, फिर ये नाम लेने की आवश्यकता थी तो क्या थी? जी देखिए, ईडी कह रही है कि सहयोग करने में हमें मदद नहीं दे रहे अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमें आप कंटिन्यू बैठा के रखो, जिंदगी भर बैठा के रखो, जो सच्चाई है मैंने आपसे कह दी, इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं बताने लगी मैं बताऊंगा। तो ये आपको भी पता है, देश की जनता और दिल्ली की जनता को भी पता है कि ईडी कार्रवाई कर रही है तो क्यों कर रही है, किसके ऊपर कर रही है। अगर ईडी निष्पक्ष कार्रवाई करती है तो बहुत सारे लोग जो जुड़ते हैं करप्शन में, लिप्त है करप्शन में, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो कल मेरा कभी मोदी जी भी ये कह रहे थे कि मैं अपना एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ूंगा, जबकि कई हजार भ्रष्टाचारी उन्होंने अपने गोद में फैला लिया। शरद रेड्डी की शरद रेड्डी की बात जो थी, शरद रेड्डी जी 55 करोड़ रुपए उनको चंदे में दे देते हैं, उनको चंदा चोर पूरी जनता बोलने लगी है। तो बहुत सारी ऐसी बात है, हर आदमी का अपना अपना व्यू है, अपना अपना विचार है, विचारधारा है कि किस तरीके से कौन बात करेगा। इसमें कोई हाँ, सच्चाई के रास्ते पे अरविंद केजरीवाल जी है, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी सच्चाई के रास्ते पे आई थी और सच्चाई के रास्ते पर अपना काम करेगी। ठीक है, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन कुछ ये जिस तरीके से बयान सामने आ गया, तो एक तरीके से अगर आप आतिशी का पूछें या अगर दिल का हाल पूछें, हमें तो ये उम्मीद नहीं थी कि उनका नाम ले लिया जाएगा। आतिशी क्योंकि वो चुनाव प्रभारी भी थी, अगर आप गोवा के लिहाज से बात किया जाए, और करप्शन का चार्ज अगर गोवा के लिहाज से भी यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, तो अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और सौरभ भारद्वाज के लिए भी, वो भी अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। चलिए भाजपा का रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। शुभेंदु शेखर जी, आपसे अगर मैं पूछूं, इसको आप कैसे देखते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल पर एक और अब आरोप ये लग गया है कि भाई धोखा अपने ही पार्टी के लोगों को उनके द्वारा इस तरीके से दे दिया गया कि भाई ईडी के सामने उन्होंने बोल दिया कि मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, इनको रिपोर्ट करते थे। और उनके पोर्टफोलियोज को भी अगर देखा जाए तो ज्यादा कम ही पोर्टफोलियो रखने वाले ये मुख्यमंत्री के रूप में भी इनको आप जान सकते हैं। जी हाँ शुभेंदु जी। केजरीवाल जी का इतिहास यही है, जो लोगों ने उनके साथ कभी काम किया है उनको उन्होंने डंप किया है। अन्ना हजारे से लेके
हम कुमार विश्वास तक और प्रशांत भूषण से लेके बाकी सब लोगों के नाम आपके बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ केजरीवाल जी ने काम किया और उन्हीं को डंप किया। पर ये जो कोर्ट में उन्होंने बोला कि हमको नहीं रिपोर्ट करते थे अतिशी को और इनको रिपोर्ट करते थे, उसका मेनली एक ही पर्पस है, केवल एक पर्पस है कि उनका भी नाम आ जाना, जिससे कि वो अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बना सके। मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी की एक नई चाल है जिसमें अतिशी और सौरभ भारद्वाज इस समय पर दौड़ में थे चीफ मिनिस्टरी के, और चूंकि अब चीफ मिनिस्ट्री की दौड़ में वो थे और वो चाह रहे थे कि केजरीवाल जी रिजाइन करें और हम में से किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, पर उनका नाम देके उन्होंने अपनी पत्नी को सुनीता केजरीवाल जी को आगे किया है। मेरे को लगता है आने वाले समय पे आप मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा, नोट करके रखिएगा, सुनीता केजरीवाल जी को वो चीफ मिनिस्टर दिल्ली का। मैं आऊं इससे पहले अनिल गर्ग जी, आप पर मैं अगर ये सवाल पूछूं कि ये चीजें क्या आपको लगता है, एक तो धोखे के रूप में इसको अगर ना कहा जाए तो क्या कहे, अगर स्ट्रांग वर्ड है तो उसके लिए भी मैं कहूंगा कि माफ कीजिएगा, लेकिन ये धोखा नहीं तो क्या है? और जो कहा जा रहा है कि भाई सुनीता केजरीवाल जी ही अगली मुख्यमंत्री हैं, बन सकती हैं, क्या इस बात से आप वाकिफ रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि भाई ये सब कुछ सच है, ये सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था, और जो भी कंटेंडर था कि भाई जो भी इस रेस में अगर उनके खिलाफ जा सकता है तो उन लोगों को हटा दिया गया कि लीजिए भाई ईडी को बता दिया कि ये वो नाम है, इनसे आप पूछिए, मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, इनको रिपोर्ट करते थे। अनिल गर्ग जी। शिवू जी, दो तीन बातें हैं। पहले तो जो अभी बीजेपी के साथी कह रहे थे, इस बात में कंटेंट तो है। आप ये देखिए अरविंद जी की जो कथित चिट्ठी, जबकि वो अरविंद जी की चिट्ठी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अरविंद जी के पास ईडी की कस्टडी में ना पेन है, ना पेपर है, ना ही उनको कोई पेपर पेन लिख के देने के, स्टेटमेंट लिख के देने का अधिकार है किसी भी आम आदमी पार्टी के साथी को जी। तो भी मान ले वो चिट्ठी पढ़ने के लिए कौन आया? सुनीता जी स्वयं आई, और वो भी उस कुर्सी में बैठकर जिससे खुद अरविंद केजरीवाल प्रेस ब्रीफिंग किया करते थे। यानी वहां से ये सफर शुरू हुआ कि इनका स्वाभाविक उत्तराधिकारी कौन होगा। जिस परिवारवाद के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने हुंकार भरी थी, कभी लोग नाम गिन गिन के सुनाए थे, आज न सिर्फ उनके साथी है बल्कि अपनी ही पार्टी में उसको दोहराने की तैयारी भी है। एक ये भी बात ठीक है, उन जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती, ये संवैधानिक रूप से भी संभव नहीं है, प्रैक्टिकल रूप से भी संभव नहीं है, और किसी भी तरीके से हो नहीं सकता, क्योंकि जेल में कैबिनेट नहीं हो सकती, जेल में किसी भी तरीके से कोई पेपर वहां से वो साइन करके दे नहीं सकते बिना जेलर की अनुमति के और जेलर को दिखाए बिना, तो ये संभव ही नहीं है। तो सीएम तो या तो अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे या फिर उनको सीएम दूसरा बनाना पड़ेगा। दोनों दो सूरतों में से अगर दोनों ही नहीं होती और सरकार नहीं चलती तो फिर राष्ट्रपति जी को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और एलजी का शासन होगा। तीनों में से एक ऑप्शन आएगा। तो मुझे लगता है देर से देर यहाँ का मुख्यमंत्री तो बदलने ही वाला है। तीसरी बात अब आया कि दोनों का नाम क्यों ले दिया, जैसा अभी बीजेपी के साथी कह रहे थे। देखिए ये बात भी ठीक है, मीडिया में भी बहुत चला कि आतिशी का जब नाम आया कि आतिशी जी को महत्वपूर्ण विभाग है और अभी नंबर 2 की भूमिका निभा रही थी, तो और उनकी उम्मीदवारी का सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया तो सौरभ भारद्वाज के गुट ने ही किया था। सौरभ भारद्वाज उनको इस रूप में देखने को तैयार नहीं थे, ऐसा गपशप में और बहुत सारी चीजों में हमारे पास जानकारी आई। मैं कोई कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से आई उसमें कहीं ना कहीं तथ्य जरूर होगा। और बात की क्यों ले दिया नाम, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एक बहुत पुरानी कहानी सुनी थी मैंने बचपन में। एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ थी और बच्चे को निशाना लेने के लिए लोगों ने क्या किया, उसको एक कंटेनर में बंद कर दिया, उसमें पानी भरने लगे। तो बंदरिया ने क्या किया, बच्चे को गोदी में ले लिया नीचे से उठा के, ताकि पानी में वो डूबे ना। थोड़ा और पानी बढ़ा, कमर तक पानी आया तो उसको कंधे पे रख लिया बंदरिया ने बच्चे को, और पानी आने लगा तो उसने बच्चे को अपने सर पर रख लिया। लेकिन जब पानी सर के पार होने लगा तो उसने बच्चे को अपनी जमीन के नीचे रखा, पांव पे नीचे रखा, खुद उस पर खड़ी हो गई। जब आदमी की अपनी जान पे आती है तो फिर दोस्तों के साथ छूटता ही है। अब केजरीवाल जी खुद के ऊपर बनी हुई है, खुद फंसे हुए हैं। तो अब ये बात कह के कि वो विजय नायर मुझे नहीं इनको रिपोर्ट करता था, यानी वो इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं अगर कोई घोटाला हुआ है, अगर कोई गलतियां हुई है, अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसका इल्जाम मेरे पे नहीं होना चाहिए, इन दोनों साथियों को होना चाहिए। तो एक तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश भी है। तो देखते हैं अभी आगे क्या रंग लाता है। ठीक है, बिल्कुल, ये आगे क्या होता है इसी के बारे में मैं प्रश्न अगर पूछूं तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आशीष मिश्रा जी, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे अगर मैं पूछूं कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखते हैं तो पहला प्रश्न तो मेरा आपसे ये भी रहेगा कि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये नामों को ले देना,
कि भाई मुझे रिपोर्ट नहीं करते? पहले आप इस बात का समर्थन करते हैं कि नहीं? और दूसरा, जो आपकी जो आपने एकता की रैली, जो आपकी जो इंडी गठबंधन की तरफ से जो रैली की गई, वहां पर आपने मंच, सभी लोगों ने, विपक्ष के तमाम नेता वहां पर पहुंचे, और हेमंत सोरेन जी की मिसेज, उनकी पत्नी, वो भी यहां पर पहुंची, और उन्हीं की तर्ज पे आप देखें अरविंद केजरीवाल की जो मिसेज है वो भी वहां पर पहुंची, उनकी वाइफ भी पहुंची। तो आखिर उनकी तरफ से ये रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, वो सही है या नहीं है? उनकी तरफ से कोई और भी तो आ सकता था। अगर वो खुद आके रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या ये परिवारवाद की परिभाषा में फिट बैठने वाली चीजें नहीं है, जिसका विरोध तो आप भी करने लगे हैं, अब बाकी तमाम पार्टियां करने लगी हैं, और फिर इस हेमंत सोरेन की वाइफ आएंगी, अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ आएंगी, तो ये फिर तो परिवारवाद वाला एंगल आ जाएगा ना। आम आदमी पार्टी अगर उससे बची हुई थी, वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। टिप्पणी क्या रहेगी आपकी? आपका ऑडियो शायद म्यूट ना हो। हाँ, नमस्कार, अब ठीक है, बोलिए बोलिए, अब क्लियर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहली चीज कि एक परिवार वाला जो होता है ना, वो परिवार का दर्द समझता है कि आप किसी भी परिवार के ऊपर, उनके घर में उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, तो ये उनका कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो कहा कि उन्होंने आके रिप्रेजेंटेशन किया, तो शायद आपने ये ध्यान नहीं दिया, सबसे पहले संबोधन का शुरुआत अगर किसी ने किया था तो माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने किया था। उसके बाद उद्धव ठाकरे पहला संबोधन किया है गोपाल राय जी ने, उसके बाद उद्धव ठाकरे साहब ने किया। उसी तरीके से क्रमशः लोगों को एक एक करके बोलने का मौका दिया गया, और हमने इस बात कही। और एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, क्या अरविंद केजरीवाल जी देश छोड़ के भाग रहे थे? सब चीजें आपको चुनाव के दरमियान ही करनी है। इसका उद्देश्य देखिए, आज के डेट में एक सबसे बड़ा देश का भ्रष्टाचारी सभी लोगों को चुनाव के दरमियान भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर 1.25 साल हो गए। 1.25 साल में बताइए, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर ट्रायल कब शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, और उसका निष्कर्ष क्या निकला? पिछले 15 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ये बताती कि उनसे नतीजा क्या निकल के आया। आज जो आप पूछ रहे हैं, देखिए, सब ईडी कह रही है, सब ईडी अपने मनमाने तरीके से कह रही है, लेकिन ईडी को ये भी तो बताना चाहिए कि हमको हासिल क्या हुआ है। ये देश की जनता के सामने रखो, ये आप नहीं रख रहे हो। बस किसी भी तरीके से विपक्ष की पार्टियों को बदनाम करो और चुनाव में उसका लाभ लो, यही एक तरीका चालू है। तो ये बहुत आने वाले दिनों के लिए संविधान को बहुत खतरे में रखने की जरूरत है, और ये लोग उसमें अपने क्रम पर लगे हुए हैं और ये करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चिंता और जाहिर कर देना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब बम गोली बारूद से इनका काम नहीं चल रहा है, तो संविधान को बचाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की एक नीति चल रही है। क्योंकि ये केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार ऐसी है, जिनके यहाँ पे कस्टोडियन डेथ कैसे होती है पता है आपको? पत्रकार के रूप में हो जाती है, फिर उसके बाद 3 फुट की ऊंचाई से लोग फांसी लेके मर जाते हैं। तो इनका विपक्ष को खत्म करने का मुझे लगता है कहीं न कहीं ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा, और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेताओं को जान का खतरा है। ठीक है, विपक्ष के नेताओं को जान का खतरा, ये तो खैर आपने बड़ी बात बोल दी। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि भाई आखिर सुनीता केजरीवाल जी को आना था, लेकिन वो किस रिप्रेजेंट करना, क्या केवल उनकी परिवार का रिश्ता होना यही एक कारण था कि भाई आपने एक राजनीतिक मंच का इस्तेमाल कर दिया? या तो फिर उस बात को भी क्लियर किया जाए ना भाई, ये राजनीति में वो स्वयं भी आएंगी, और कोई कारण भी तो होना चाहिए। कोई संवैधानिक पद, या वो सीएम हो, या कैबिनेट का हिस्सा हो, या वो कोई इलेक्टेड मेंबर हो, वो चीजें, वो चेक बॉक्सेस को आप टिक नहीं कर सकते। अगर उसको नहीं कर सकते, फिर लोग तो कहेंगे ना भाई, किसी पर भी केस हो तो उसका परिवार वाला आएगा। वो ये गवर्नमेंट के अनुसार क्या ये चीजें हो पाएंगी? राहुल गांधी हैं, अगर सोनिया गांधी जी हैं, वो तो चलो नेता हैं, इनका कहां से आप कनेक्शन जोड़ पाएंगे? बोलिए। देखिए, नेता बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट तो लगता नहीं है, कोई कोर्स करना नहीं पड़ता। ये हमारे भारत की परंपरा तो है। इलेक्शन तो लड़ना पड़ता है ना, इलेक्शन तो लड़ना पड़ता है, चुनाव तो लड़ना पड़ता है। कल उन्होंने किसी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की या किसी विधान भवन की फाइल को उन्होंने साइड नहीं किया। उन्होंने आप बीती बताई। उसका कारण यह था कि सुनीता केजरीवाल जी पिछले 15 दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी अपने मन की बात उनसे कह रहे थे। उन्होंने जो संदेश पढ़ के सुनाया देशवासियों के लिए कि मुझे देश के प्रति क्या काम करना है, मेरा उद्देश्य क्या है, यही तो उनका एक संदेश था जो सुनीता जी ने पढ़ के सुनाया। और ये बार बार जो कहा जाता है ना, परिवारवाद परिवारवाद, तो मैं कहना चाहता हूँ जिसके पास परिवार होगा उसके परिवार के लोग आगे आएंगे। आज
उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। इस मुद्दे से पहले तो कभी आए ही नहीं आप ठीक सुनीता है, जी। नहीं मैं ये जेल में जाने के बाद आए तो फिर थोड़ा सा नहीं, ये इस परेशानी का मुद्दे विषय। से पहले हाँ, कभी सुनीता जी का नाम नहीं आया है कभी नहीं राजनीति है। के रजनी अंदर। कोचर जी, हाँ आप बोल सकते हैं, बोलिए। राजनीति के अंदर कभी नाम नहीं आया। उन्होंने कभी देखा ही नहीं। नहीं देखा है बिल्कुल, राजनीति में नाम नहीं आया आशीष उनका। जी एक कि वो महत्वपूर्ण उन्होंने बात। कभी किसी चुनाव की लड़ाई की है, किसी चीज में आई है। आशीष मिश्रा जी, ये देखिए आप ये मुख्य बात समझिए ना, जिस कुर्सी से बैठ के अरविंद केजरीवाल जी भाषण देते थे, जहां से वो जनता को एड्रेस करते थे, उन्हीं सभी माध्यमों का इस्तेमाल अगर सुनीता जी के द्वारा करा जाए तो जनता क्या समझे कि भाई अगली मुख्यमंत्री वो हैं या नहीं है। जेल से सरकार चलाने वाला मुद्दा तो एक अलग है। चलिए ठीक है, अब आप पर आते हैं रजनी कोचर जी। निर्धारित करेगा, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे पूछा जाएगा। रजनी जी, आप पूरी चीज को यहाँ पर देख रहे हैं और आपकी पार्टी भी अपनी पार्टी के बारे में बताते हुए भी आप इस मुद्दे को कैसे एनालाइज करते हुए आप समझाइए कि आपको क्या लगता है कि ये अगली मुख्यमंत्री के तौर पर भी इन्हीं को रखा जाएगा, और या फिर ये जो धोखे के रूप में इसको आप क्या धोखा समझती हैं कि भाई यहाँ पर आतिश जी का ये नाम धोखा ले लिया? है, बिल्कुल धोखा है। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल आशीष, हाँ। धोखा है। एक केजरीवाल जी एक भ्रष्ट नेता हैं, सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता केजरीवाल है। बहुत सारे घोटाले किए हैं उन्होंने। अरे आशीष जी एक मिनट प्लीज उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए सर, उन्होंने कितने घोटाले किए हैं आपको मालूम होगा, या मेरे मुंह से कहलवाना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे? पीएम केयर फंड में जिस दिन राज खुलेगा ना, पीएम केयर फंड में नरेंद्र मोदी जी जेल जाएंगे। इसके लिए उन्होंने आरटीआई के दायरे से बाहर किया उसको। सर अभी ये मोदी जी का मुद्दा नहीं चल रहा है यहाँ पे केजरीवाल जी का मुद्दा चल रहा है। नहीं तो भ्रष्टाचार, केजरीवाल जी का मुद्दा चल रहा है यहाँ, मोदी जी का मुद्दा नहीं चल रहा। किसी को भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। बिल्कुल भ्रष्टाचार है वो, बिल्कुल भ्रष्टाचारी हैं वो। कन्विक्शन हो गया है, कन्विक्शन कितना करप्शन किया है उन्होंने, कितना किया है? शिक्षा के नाम पे क्या किया उन्होंने? रुकिए सर, शिक्षा के नाम पे क्या किया उन्होंने? सरकारी स्कूल बनवाए हैं उन्हीं के जो देख लीजिए जी। आप जाके देख ठीक है, लीजिए। मैं देखा, ये बिल्कुल कहूंगा देखा। ज्यादा बेहतर ये रहेगा, बिल्कुल देखा। ज्यादा बेहतर ये रहेगा बिल्कुल रजनी जी, देखा मैंने। पहले आप अपने पॉइंट्स रख दीजिए, फिर उनके उसको रिबटल एमएलए कर जो लिया बने जाए। हुए हाँ, हैं ठीक, उन्होंने कितने अपने प्राइवेट स्कूल्स बना रखे हैं। बच्चों के स्कूल के फीस नहीं देने को होती, उन्हीं के एमएलए बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं कि पहले फीस लेके आओ तब हमें आपको एग्जाम देने देंगे। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है आम आदमी पार्टी का? ठीक है रजनी जी, हाँ तो ये आपके पॉइंट्स थे जो आपने रखे। आम आदमी पार्टी के भी अमित है, नहीं ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है, इन्होंने अपने नहीं, पॉइंट्स सच कह रही हूं, जवाब दीजिए मुझे। नहीं सर पैर कोई बात नहीं। देखिए आशीष जी प्लीज, उनकी हर किसी को ओपिनियन रखने का हक है। अमित जी नहीं कह नहीं दो सर, कह नहीं दो। जज ने, एक सुप्रीम कोर्ट की जज ने कहा है कि नोटबंदी में काले धन को सफेद करने का ये तरीका था। हाँ ठीक है, तो आप भी कोर्ट का रुख करिए, बिल्कुल आप कोर्ट का रुख करिए। हर चीज की कंप्लेन की जा सकती है, संवैधानिक प्रक्रिया का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी एजेंसियां सब कुछ है आपके पास। अमित शर्मा जी, जो आरोप आपकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर रजनी कोचर के द्वारा भी, रजनी कोचर जी के द्वारा भी, ठीक है आशीष जी आप पर आएंगे, बार बार आएंगे, बोलिए। रजनी कौशल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने स्कूल कब छोड़ा था पिछले टाइम, और आपके बच्चे कहाँ पढ़ते, सरकारी में पढ़ते कि प्राइवेट में पढ़ते? सर मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं, सबसे पहली बात। सुन लीजिए पढ़ लिए तभी तो आप इतना बड़ी बात बोल रही हो। जी बताइए, जवाब दूंगी मैं, जिसके पास जवाब दूंगी मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ सर, एक सोशल वर्कर भी हूँ मैं। तो सुन लीजिए, सुनना भी पड़ता है सोशल वर्कर को। जी बताइए ना। जिस चीज का ज्ञान नहीं है उसके बारे में बोलना नहीं होता। अब ज्ञान नहीं, मैं प्रूफ दे सकती हूँ। नहीं पर्सनल टैक्स सर मैं प्रूफ दूंगी, मैं प्रूफ दूंगी। रजनी जी उनको उनकी अपनी बात रखिएगा। 10 साल पहले जो स्थिति स्कूल की थी, 10 साल पहले जो स्थिति सरकारी अस्पतालों की थी, 10 साल पहले जो स्थिति में दिल्ली की जनता जी रही थी, वो 10 साल बाद आप एक जाकर के जनता को जाके समझाइए। और एक सर कभी जाके उन्होंने कभी मोहल्ला क्लिनिक देखे हैं? अगर अस्पताल की बातें आ रही हैं तो अरे आपके बच्चे तो पढ़ते नहीं है। हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे तो पढ़ते हैं। सुन लीजिए, सुनाइए। पड़ोस में क्या होता है आपको नहीं पता। अगर आपके ही नियत का अगर कोई होता, अगर अरविंद केजरीवाल जी साहब नहीं किए होते, 2013 में सरकार बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी का, 2015 में सरकार बनाने का काम अरविंद जी का, 2020 में सरकार बनाने का काम अरविंद जी का, 2022 में सरकार बनाने का काम अरविंद जी का। और अरविंद जी के कामों से इतना कॉप करके आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी सीबीआई और पूरी एजेंसी उनके पीछे छोड़ रखी है, तो जेल के अंदर तो उसको बैठा रखा है। आपके लिए काम नहीं किया, क्या किया है उन्होंने? मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक पे कभी जल्दी से डॉक्टर नहीं मिलते, आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बंद रहते हैं। आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? हम इंसान नहीं है, हमें नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? मैं ये कहता हूँ कि ये पर्सनली अगर खेलते रहेंगे तो ज्यादा इसमें समय बर्बाद भी हो जाए। देखिए लूप होल्स हर जगह है, ऐसा नहीं। अमित शर्मा जी लूप होल्स की बात, ठीक है
शुभेंदु जी, आप इनकी बातों को अगर आप सुन रहे हो तो क्या आप हर बात से वाकिफ रखते हैं? जो भी कहा गया जो सच एक कहा गया? मुख्यमंत्री अपने पार्टी के सदस्यों को फंसाने के लिए तैयार खड़ा है, वो जनता का कहां से हो जाएगा? ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो कहां से अपने देश की जनता को सुरक्षित करेगा? नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। शुभेंदु जी, आपका पॉइंट बिल्कुल। रजनी जी, आपकी हर बात को हमने रखा, बिल्कुल। प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ भी हैं, उनको मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाती है, एजुकेशन की बात की जाती है, और इस पर आपका जवाब? देखिए, 500 स्कूल बनवाने थे, उनका खुद का कमिटमेंट था। 10 साल हो गए पूरे, एक भी नया स्कूल नहीं बना। अब अभी अमित शर्मा जी या आशीष मिश्रा जी कहेंगे, क्योंकि आजकल दोनों लोग मौसेरे भाई हैं। पंजाब में सौतेले हैं, पर दिल्ली में मौसेरे भाई। तो ये कहेंगे कि भैया हमने स्कूल के लिए हमको जमीन ही नहीं मिली। 27 जमीनें डीडीए ने इनको दिया है, एक में भी काम नहीं चालू हुआ। पुराने स्कूलों को मरम्मत करा के, रंग रोगन करा के, या बिल्डिंग तोड़ के वहीं पे जो बनाया है, एक भी नया बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी नया और इंस्टीट्यूशन नहीं बना। ये इनकी एजुकेशन पॉलिसी है। और मोहल्ला क्लिनिक में किस तरीके से घोटाला हुआ है कि उनके चपरासी की तनख्वाह 2,20,000 रुपए भी पे की गई है 4 घंटे के लिए। 4 घंटे में 2,20,000 रुपए। खुद उनकी रिपोर्टिंग जो दिल्ली स्टेट का विजिलेंस डिपार्टमेंट था, उसने बताया एक डॉक्टर की नहीं है, ये बात सही और सुनाइएगा। अरे बोलने दीजिए ना, आप भड़क गए। देखिए शुभेंदु जी, आराम से बोल रहे हैं, आराम से सुनिए ना, ठीक है? दोनों को मौका दिया है। देखिए बारी बारी चलिए ना, सभी को तो मौका मिलेगा, तभी तो फायदा होगा। हाँ शुभेंदु जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आशीष जी आएंगे ना आप पर, आपको प्रॉपर समय दिया जा रहा है, अमित जी को प्रॉपर समय दिया जा रहा है। शुभेंदु जी के साथ तो हाँ बिल्कुल आएंगे। 600 पेशेंट यदि मोहल्ला क्लिनिक में देख सकते हैं, तो एक पेशेंट को उन्होंने 13 मिनट से लेके 21 मिनट में 13 सेकंड से लेके 21 सेकंड में देख लिया। ऐसा कौन सा सुपर डॉक्टर होता है? अनिल जी हमारे बहुत पुराने जानकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। अनिल जी बताओ, कोई 13 सेकंड में कोई मरीज को समझ लेगा? 600 लोगों को 400 में देख लेगा और उसका पेमेंट कर दिया जाएगा? तो ये घोटाला है। और फिर दवाइयों का घोटाला, नकली दवाइयां सप्लाई करी गई, उसमें फिर यही नहीं रुका। उसके बाद जो उनकी रिपोर्टिंग हुई, उसके जो टेस्टिंग हुई, उसमें भी घोटाला। ऐसा कोई एक डिपार्टमेंट अमित शर्मा जी या आशीष मिश्रा जी दिल्ली का बता दीजिए, एक डिपार्टमेंट जहां पर आपने चोरी नहीं करी हो। जल बोर्ड जो 12 करोड़ के प्रॉफिट में, 12 करोड़ के प्रॉफिट में था, 1200 करोड़ के प्रॉफिट में था, वो 80,000 करोड़ के लॉस में, 80,000 करोड़। ऐसे लगभग 400 बिल हैं जो सीएजी ने निकाल के दिए हैं, जिनका पेमेंट हो गया और उसमें काम नहीं चालू हुआ। बिल्कुल, तो ये सब चीजें अभी आ रही हैं। उसके लिए भी ईडी ने और सीबीआई ने एफआईआर करी है। आप बचेंगे नहीं। दिल्ली को लूटने वाले, पानी को डकारने वाले, शराब पिलाने वाले, चखना न देने वाले, ऐसे केजरीवाल जी को कोई छोड़ेगा नहीं। चलिए, ये संगीन आरोप है जी। शुभेंदु जी, आपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर रखा, अमित शर्मा जी, यही तो, ये आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की, आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें, कई जगह पर आपकी तारीफ है, लेकिन बिल्कुल अनिल गर्ग जी, आप जस्ट इनके बाद आप पर ही आ रहा हूं मैं। आप ये मुझे बताइए कि जो ये दलील दी जाती थी कि भाई इतने पेशेंट्स को देख लिया, इतना दे दिया, और ये जो आंकड़ा इनकी तरफ से दिया गया है कि भाई 13 सेकंड 21 सेकंड में आपने पेशेंट को देख लिया, क्या फूंक मार के तो नहीं छोड़ दिया गया होगा? कोई ऐसा मंत्र देकर तो नहीं छोड़ दिया गया होगा? क्या कारण है? ये जो संगीन आरोप लगते हैं आपकी पार्टी पर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, उसका जवाब आपसे लेते हैं, फिर अनिल गर्ग जी पर जाएंगे। जी हाँ अमित जी। ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी का अभी मैं कुछ दिन पहले भाषण सुन रहा, जो हर हफ्ते 100 एम्स बना रहे थे, 100 मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, 100 मकान बना रहे थे। सुन लीजिए, अगर हर हफ्ते 100 मेडिकल कॉलेज बनने लगे तो दिल्ली में इंसान बैठने की जगह पर मेडिकल कॉलेज ज्यादा हो जाता। वो विकास 15 लाख रुपए दिए जा रहे थे। सुन लीजिए, आपकी भी सुन रहा था मैं बड़े प्यार से, जो सबको दिए जा रहे थे वो 15 लाख रुपए का। सुन लीजिए, अभी कुछ दिन पहले मैं भाषण सुना नरेंद्र मोदी जी का, सुन लीजिए। अभी झूठ ही तो बोलना है आपको, और करना क्या है? काम तो करना नहीं है। जो कह रहे थे कि जो अब इनकम टैक्स छापे मार के पैसे ले आएगी,
करप्शन का, वो मैं जनता में बांट दूंगा। 6,000 करोड़ रुपए करप्शन का इलेक्ट्रॉल बंड बना करके अपने घर पे रखे कर रहे हैं, उसको कितने लोगों में बांटा है और अब आएगा तो बांटूंगा। मतलब जनता को बेवकूफ बना देना कि अब मुझे फिर से सरकार आपसे जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दो। और आगे बात सुनिए, हर सेकंड और हर मिनट की बात नहीं। अमित जी बिल्कुल क्लिनिक जितनी फैसिलिटी के लिए नहीं, ये जो ये बात इनकी तरफ से कही जा रही है अमित शर्मा जी, वो जो इतने ज्यादा पेशेंट्स इतने समय में देख लिए गए, अगर ये दलील गलत है तो उसका कोई प्रमाण, कुछ तथ्य उसके हिसाब से आपकी, मैं ये प्रश्न है आपसे, पहले वो आप दीजिए, फिर आप जो बोलना है बोलिए भाजपा को। मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयाँ चल रही है, जो डॉक्टर का इलाज चल रहा है परंपरागत तरीके से, सारी कुछ ठीक चल रही है। ना तो इसमें एलिगेंस लगाने की बात है। इनको तो अंधभक्ति का चश्मा हो जाता है कि इनको तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं देखा जाता। बीजेपी के कार्यकर्ता को ले आकर के अपने मोहल्ला क्लिनिक के सामने खड़ा कर दो तो वो बोलते हैं कि इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो बकरी है, ये तो इंसान को बकरी बनाते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए ठीक है, नहीं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं है, मोहल्ला रिटॉरिक क्लिनिक पर आप सर जा रहे अभी हैं, भी आधे से आप ज्यादा जवाब मैं नहीं आपको दे बंद रहे। दिखा सकती हूँ कहाँ बंद पड़े हैं। ठीक है, ठीक, आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं। अनिल गर्ग जी आप कुछ टेस्टिंग कहना के लिए बोला चाहते जाता है तो टेस्टिंग जल्दी से होती नहीं है। चश्मा बीजेपी वाली है ना। हैं? ठीक है, कोई बात यहाँ नहीं, ऐसा मत बीजेपी करिए, और उनकी किसी की अलग बात नहीं हो पार्टी रही, है। यहाँ मोहल्ला अनिल क्लिनिक गर्ग की जी, बात हो रही है, हाँ, केजरीवाल जी की हाँ, बात हो वसीम रही है। नगर चलते रहेंगे। हाँ आपका पॉइंट आप कह रहे हैं, जो मेडिकल की बात कही जाती है, दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। मोहल्ला क्लिनिक में इरेगुलरिटी तो है। अभी आपने बताया कि कितने सेकंड में एक मरीज देखने जाता है, उसका मोबाइल नंबर भी 4-5 हजार मरीजों का एक ही होता है। ये बात आप बताना भूल गए थे, वो कैसे होता मालूम नहीं। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था, कई बार आरोप गलत लगाए जाते हैं। परिवारवाद का आरोप आप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर जी। तो मुझे लगता है कि आपको आरोप लगाने से पहले समझना चाहिए 31 तारीख की रैली को आप चेक करिए। जो रैली पे मंच सजा था उसमें कौन लोग थे? कांग्रेस से गांधी फैमिली, आरजेडी से लालू फैमिली, आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा से सोरेन फैमिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अब्दुल्ला फैमिली, पीडीपी से अपनी महबूबा फैमिली, बिल्कुल स्टालिन डीएमके से स्टालिन फैमिली। तो सारी पार्टियां जब एक फैमिली की है तो आम आदमी पार्टी अगर फैमिली की होती है तो आप लोग को आपत्ति क्यों है? और एक बात, जिसके बड़े भी इसी रूप में चलते हो परिवार में, छोटे भी परिवार में चलते हो, साथ वाले परिवार में चलते हो, तो आम आदमी पार्टी इससे सीख ले लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आप यह बात उनसे मत कहिए। दूसरी बात, असली नुकसान क्या हुआ है आम आदमी पार्टी का? ये परिवारवाद से जो इन पार्टियों को नुकसान नहीं हुआ तो इनका भी नहीं होने वाला। असली नुकसान हुआ जनता के विश्वास का। क्रेडिबिलिटी जो थी आम आदमी पार्टी की, जो ये विश्वास करती थी कि ये लोग हम में से एक है, हमारे लिए काम कर रहे हैं और करप्शन नाम की कोई चीज ना खुद करेंगे ना करने देंगे, ये विश्वास जनता का जो था वो हिल गया है, वो इधर उधर हो गया। क्यों हो गया? इन्होंने आरोप लगाए हैं कि नरेंद्र मोदी की ईडी हमें तंग कर रही है, सीबीआई तंग कर रही है, आईटी तंग कर रही है। लेकिन देश की जनता को ना, हो सकता है ईडी पे भरोसा ना हो सकता है नरेंद्र मोदी सरकार पे भी भरोसा ना हो, बीजेपी पे भी ना हो, लेकिन देश की जनता का अभी भी भरोसा न्यायालय पे अटूट है, टिका हुआ है। जब न्यायालय से आपको 1.5 साल में जमानत नहीं मिलती उसी केस में, और न्यायालय के समक्ष आप जाते हैं, न्यायालय आपको जेल में भेज देती है, फिर आप कुछ भी कहते रहिए कि हमें झूठे मामले फंसाया, ये है वो है। जब न्यायालय आपको बाहर नहीं करती, जमानत नहीं करती, तो फिर देश की जनता को लगता है कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। ये एक बड़ा नुकसान है आम आदमी पार्टी का, और इसकी भरपाई आम आदमी पार्टी को जरूर सोचना चाहिए कैसे होगी। वरना आने वाले समय में, मैं कल एक जगह बैठा था, वहाँ चर्चा चल रही थी क्या इसका सिंपैथी वोट मिलेगा केजरीवाल जी को, क्या आम आदमी पार्टी इस बार 7 सीटें जीत जाएगी दिल्ली में समिति बैठ में? तो मेरे को ऐसा लग रहा है 7 में जब मुझे उत्तर मिले, उनका जवाब ये था नहीं, जनता को लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी शायद करप्शन में डूब गई है, गलती से, गलतबाजी से, किस कारण से जो भी हो, तो मुझे लगता है संप्रति वोट भी शायद अब नहीं मिल पाएगा और आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान होगा अगर इस नुकसान से अगर नहीं आ पाए तो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें तो इलेक्शंस की बात करें, दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी का बहुमत काफी रहता है, और जो वोटिंग पैटर्न है उसको भी देखा जाए तो लोकसभा में जनता अलग लिहाज से वोट करती है और स्टेट इलेक्शन में अलग तरीके से करती है। आशीष जी, आप पर ये मैं आ रहा हूं, एक तो परिवारवाद वाला मुद्दा भी आपने उठाया, आपने कहा भाई गलत क्या है उसमें, अगर रिप्रेजेंट किया वो भी बात ठीक है, और वो जो एक साथ हुए जिसके साथ रहेंगे वैसा ही सीखेंगे ना, आप जिसके साथ रहेंगे वही सीखेंगे, इसमें कौन सी बात है? आप हिंदुस्तान में रहते हो हिंदी सीखते हैं, अंग्रेज में, इंग्लैंड में रहते हो अंग्रेजी आती है। तो एक और पार्टी अगर हो गई आशीष मिश्रा जी तो कोई गलत नहीं है आपके हिसाब से भी, अगर मैं आपकी भी प्रतिक्रिया लूं, और बाकी जो आप जवाब देना चाहते हैं सभी प्रवक्ताओं के जो कमेंट्स थे उन पर भी आप दे सकते हैं।
शिवम भाई देखिए, ये दो विशेष तौर पे मैं दोनों टॉपिक पे ही जवाब दूंगा। परिवारवाद पे पहले उन्होंने बताया हमारे अनिल जी ने कि लालू के परिवार थे, हमारे गांधी के परिवार थे और बाकी लोग थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी देखिए ये व्यक्तिगत भले हो जाए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर नरेंद्र मोदी जी का परिवार नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी का परिवार नहीं है, तो उसका दोषी कांग्रेस कैसे? अब देखो राजनाथ सिंह का परिवार राजनीति में है या नहीं है, पीयूष गोयल किस परिवार के हिस्सा है, वसुंधरा राजे का परिवार है या नहीं है, ऐसे तमाम आंकड़े हैं। उसमें अगर आप देखने के लिए, और उनके सहयोगी भी जितने लोग हैं, अभी देखो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी ने टिकट किसको दिया? अपने बहनोई को। ठीक है, तो अगर अब लेकिन इन सबकी तुलना अगर नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से अगर करने लग जाए तो ये तो उचित नहीं होगा ना। तो इसके लिए परिवारवाद की भाषा लोगों को नहीं करनी चाहिए। आडवाणी जी का परिवार है वो नहीं आया, और इतने सारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उनके परिवार के लोग नहीं आए, जेपी नड्डा जी का परिवार नहीं आया। देखिए दो बातें आप दोनों चीजों को मिला नहीं सकते। ठीक है, आप भी जानते हैं इन सब पार्टियों का जो नेतृत्व है वो परिवार का नाम लेते हो, परिवार का बिल्कुल मैं दोनों से एक मिनट अच्छा आप आशीष जी आप बोलिए। अनिल जी ने अपनी बात रखी, मैं कहता हूं कि परिवारवाद वाली बात आप कहते हैं ठीक है, नहीं आप सही हैं इस बात में, ठीक है, परिवार से दूसरा व्यक्ति भी आ रहा है, लेकिन अब पार्टी की पूरी कमांड, आशीष जी पार्टी की पूरी कमांड एक ही, अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, चाहे यहां पर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, तमाम पार्टी अगर एक ही परिवार का दबदबा रहना और पार्टी का कमांड ही पूरा रहे कि भाई अरविंद केजरीवाल ने पार्टी तो उन्हीं के परिवार के पास कमांड रहे, भाई आतिशी मार्लेना जी के पास भी रह सकती है, संदीप भारद्वाज जी के पास भी यहां रह सकती है, कोई और भी हो सकता है उसका, लेकिन टॉप पोजीशंस पे रहना, पार्टी को लीड ही इन्हीं परिवार के द्वारा करना, ये आरोप है, चाहे लालू परिवार की बात की जाए। और कोई आ सकता है क्या, आप ये बताइए। चलिए हाँ, ये चीज पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अभी तक सुनीता केजरीवाल जी ने कोई पद ग्रहण नहीं किया है, उन्होंने अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से, जो उनके पति भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, और उनसे प्रतिदिन मिलने की अनुमति है, तो उनके संदेश को अगर वो अपनी जनता तक पहुंचाना चाहती है, क्योंकि पति ने कहा है तो जनता तक तो पहुंचाना, क्योंकि कल की डेट में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो पत्नी को भी तो पड़ोसी कहेगा ना, भाई तुम्हारा पति ऐसा था, तो वो जवाबदेही अगर लेके अगर कार्य कर रही है तो क्या दिक्कत है। अब उसके बाद आंकड़े पे आ जाइए, जो कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले वैसे लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी बिहार में जाके कहते हैं कि 8.5 लाख शौचालय उन्होंने एक हफ्ते में बांध दिया, जो कि इसका अर्थ होता है 5059 शौचालय प्रति घंटे, और अगर उसका अनुपात लगाया जाए तो प्रति मिनट 84 शौचालय बांधने का, 84 शौचालय प्रति मिनट। उसके बाद एक मोबाइल नंबर पे 7 लाख आयुष्मान लाभार्थियों के नाम रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ये गोल वाला ये नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को खेलने आता है। आज नहीं कल नहीं परसों आप देखते रहिएगा, देश के सामने ये बात आएगी और ये नाकाम होगी। बात हो रही है यहाँ पे शौचालय की। शौचालय कितने साफ हैं और कितने चालू हैं, कभी जाकर देखा केजरीवाल जी ने? ठीक है वो कभी देखा केजरीवाल जी ने जाके कि केजरीवाल जी ने कभी ये जाकर देखा शौचालय के अंदर कितनी गंदगी है, कितना पानी है उसके अंदर, कभी देखा जाके चेक किया? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई पर्सनल यहाँ पे आवश्यकता नहीं। चलिए ठीक है, आपने आरोप लगा आशीष जी, बिल्कुल रजनी जी की कमेंट सुन के पर्सनल, शुभेंदु जी जो यहाँ पर शौचालय वाला आरोप लगाते हुए, और सरकारी संस्थाएं पर आशीष ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से चंदा वसूली करे कॉर्पोरेट का गला दबा के मोदी सरकार। नहीं ऐसे देखिए, इलेक्शन में चंदा तो देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेती हैं। नहीं ठीक है बिल्कुल आपकी बात दोनों की सही है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में खाली ठीक है बिल्कुल, भाजपा को ही केवल चंदा नहीं आया, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को भी आया, तमाम पार्टियों को आया, और अनुपात भी अगर देखा जाए तो अनुपात देखा जाए, उसको डिवाइड किया जाए। अरविंद केजरीवाल का बखेड़ा खड़ा हुआ है, अरविंद केजरीवाल का जो आज बखेड़ा खड़ा हुआ है वो मोदी है, शिवम भाई। हाँ क्या शराब घोटाला, वो इलेक्टोरल बॉन्ड तो नहीं है, खुद है ना, गलत काम करते। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, संगीन आरोप आपके भाजपा पे है तो भाजपा का रिएक्शन आएगा यहाँ पे, बिल्कुल। हाँ शुभेंदु जी जो एलिगेशंस आप पर भी लगाए जा रहे हैं, कितना घोटाला किया उन्होंने। ठीक है शुभेंदु जी का एक प्रतिक्रिया लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई बोलिए। कैमरा लगाने के नाम पे नहीं ठीक आशीष जी, एक बार उनको एलिगेशन को अपना जवाब देने दीजिए ना, फिर समय भी खत्म हो जाएगा ऐसे। हाँ
नहीं ठीक, हाँ बिल्कुल आऊंगा आशीष जी आप आशीष जी सुनो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए शुभेंदु जी, आप कंटिन्यू करिए, समय खत्म हो रहा है। लगभग 11 करोड़ हाँ 11 करोड़ टॉयलेट बनाए गए एक साल में। हाँ हाँ आशीष जी सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा ना। हाँ बोलिए शुभेंदु जी, आप कंप्लीट करिए। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए गए एक साल में। आप जोड़ लीजिए कितने घंटे में बने, कितने मिनट में बने, ये भी अपने आप पे रिकॉर्ड है। 365 दिन होते हैं। बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और उनको बोलने तो दीजिए ना, ठीक है आशीष जी, वो झूठ गलत, वो सारा मोहल्ला क्लिनिक के मामले में भी तो ये सवाल है। आपकी पार्टी सच बोल रही है, सारी पार्टियां झूठ बोल रही हैं। हाँ ठीक है शुभेंदु जी, आज भी कंप्लीट ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल डाटा है वो 10.9 करोड़ 10.9 करोड़ एग्जैक्टली एक साल के अंदर भारत के अंदर टॉयलेट बनाए गए। ठीक आशीष जी, अब समय समाप्त होने वाला, 10 सेकंड और। शुभेंदु जी आप क्लोज करिए, इसको खत्म करिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये डाटा जो है ये पब्लिश डाटा है, और इस पब्लिश डाटा में एक साल में यदि 10.9 करोड़ टॉयलेट बनाए जाते हैं तो एक साथ बनाए गए हैं, पर एक डॉक्टर कैसे देख लेगा? ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, समय का अभाव है, मुझे कमांड दिया जा रहा है कि मैं शो को क्लोज करूं। बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु शेखर जी आपका, आशीष मिश्रा जी आपका, अमित शर्मा जी आपका, अनिल गर्ग जी आपका, और हमारे साथ यहाँ रजनी जी थी स्टूडियो से। आप सभी का अमित शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का मैं करना चाहूंगा। तो मुद्दा यह है कि भाई क्या दो मुद्दे हैं कि भाई धोखा कैसे दे दिया, आतिश जी का नाम यहाँ पर ले लिया, सौरभ जी का नाम यहाँ पर ले लिया, तो अब क्या ये इनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या अगला नंबर आतिश जी का, सौरभ का ये आने वाला है? और क्या अगली मुख्यमंत्री के रूप में सुनीता केजरीवाल ही हैं? ये भी एक प्रश्न है, जनता जानना चाहती है। धोखा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी टीम को आज्ञा दीजिए, कल फिर ऐसे ही नए बड़े मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।